सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं द क्वेश्चंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी। ये सेक्शंस दोनों ही आपके एग्जाम में काफी ज्यादा नंबर्स में पूछे जाते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इनकी मिसलेनियस प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, यू आर गोइंग टू सी मिक्स्ड क्वेश्चंस। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट हम लोग मिसलेनियस प्रैक्टिस करें ताकि आपको एग्जाम सेंटर पर नर्वसनेस ना फील हो एंड इनके क्वेश्चंस लगा के आप यहां से सुपर कॉन्फिडेंट जाओ। हम लोग जब भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट ओल्ड क्रिटिसिज्म, जिसका तरीका होता है कि एक राइटर को उठा के उसके वर्क को एनालाइज करना, फिर उसका डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म दे देना, उसका कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव जो भी क्रिटिसिज्म देना है वैसे टाइप का क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करना। लिटरेरी थ्योरी एक आपका न्यू क्रिटिसिज्म या फिर एक नया टाइप ऑफ वर्जन माना जाता है क्रिटिसिज्म का, जिसमें हम लोग ऑथर की डिटेल से मतलब न रख के आपकी बहुत सारी जो डिफरेंट क्रिटिकल थ्योरीज है उसके लेंस के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरीज को जज करते हैं, उनके वर्क को जज करते हैं एंड दिस इज हाउ इट गोस। तो आज के इस वीडियो में आपको जो मिक्स्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देंगे कि ओल्ड क्रिटिसिज्म से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड लिटरेरी थ्योरी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको फुल लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी के कोर्स को कंज्यूम करना है तो आप हमारे इस दोनों कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं एज वेल एज अदर कोर्सेज एज वेल। बहुत ही आसान तरीके से एक ही जगह पे लेक्चर बाय लेक्चर विद क्वेश्चंस मैंने एक एक क्रिटिक को एक्सप्लेन किया हुआ है, उनके कौन से क्रिटिकल टर्म्स है, कौन से क्रिटिकल वर्क्स है जो आपको याद रखने चाहिए, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देन आपके एग्जाम की प्रैक्टिस या आपके एग्जाम के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए वन लाइनर सीरीज ऑलरेडी इज रनिंग ऑन माय चैनल, तो मेक श्योर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को आपने कंज्यूम किया हो एंड यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम देम। सेम गोज फॉर योर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज की मैंने कई सारे वीडियोस बना के रखे हैं लाइकवाइज जैसे हम लोग आज कर रहे हैं, जहां पे मैं बच्चों को आपके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि उसको लगा लगा कर एंड कीवर्ड्स जान के एंड टैक्टिक्स जान के आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। मेक श्योर कि आपने अलग से सेक्शन वाइज क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को भी अवेल करके रखा है। दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर जिसको अवेल करके आप सेक्शन वाइज क्वेश्चंस एज वेल एज मिसलेनियस क्वेश्चंस लगा सकते हैं। लास्टली यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बच्चों को कई महीनों से पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिल रही है, दैट टू इन फ्री, जिसको बच्चे प्रैक्टिस करके अपनी प्रिपरेशन को हर दिन बहुत बेटर बना रहे हैं। मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी। नाउ लेट्स गो एंड सी ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर। दिसंबर 2021 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन विच सेज हु अमंग द फॉलोइंग कंपेयर्ड द माइंड इन क्रिएशन टू अ फेडिंग कोल। मतलब कि आपका जो माइंड इन क्रिएशन होता है जब वो क्रिएटिविटी के प्रोसेस में होता है, इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग ग्रेट, समथिंग न्यू, तो उसको कंपेयर किया गया है एक फेडिंग कोल से। अब आपको ये मेटाफर थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है लेकिन ये नेगेटिव है नहीं। ये बात बोली है हमारे पीबी शैली ने अपने सेमाइनल क्रिटिकल वर्क के अंदर इन डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो कि उन्होंने लिखा था आपके थॉमस लव पिकॉक के अटैक्स को डिफेंड करते हुए, जो कि द फोर एजेस ऑफ पोएट्री के बाद इन्होंने लिखा था। सो इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर एक जो पोएट का माइंड होता है जो क्रिएटिविटी में बिल्कुल डूबा हुआ होता है व्हेन ही इज क्रिएटिंग अ पोएट्री और गोइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू, उसको इन्होंने कंपेयर किया है एक फेडिंग कोल से। आप सभी ने कभी ना कभी ये इमेजरी देखी होगी कि एक कोयला है, वो जल रहा है, धीरे 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 वो बुझता जा रहा है, पर अचानक से जब एक हवा उसके पास से गुजरती है तो उसके अंदर की जो ऑरेंज फ्लेम है वो फिर से उठती है एंड वो वापस से जलने लगता है। सो सिमिलरली ये जो प्रोसेस है एक इंसान, एक पोएट की क्रिएटिविटी का, वो धीरे धीरे कुछ सोच रहा होता है, एक इनविजिबल इन्फ्लुएंस, एक हवा अचानक से आती है इनविजिबल सी और उसके थॉट्स को बिल्कुल ब्राइटन अप कर देती है एंड उसको बहुत सारे क्रिएटिव थॉट्स आने लगते हैं। दिस इज देन ही गिव्स यू अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ हिज पोएट्री या फिर वो पोएट्री क्रिएट करता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की है आपके पीबी शैली ने इन हिज वर्क। मेक श्योर आपने इनका क्रिटिकल ऐसे बिल्कुल डिटेल में पढ़ के रखा हो, बिकॉज उससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिसंबर 2018 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, जो कि एलन टेट से पूछा गया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू लिटरेरी क्रिटिक हैं जिनके टेंशन इन पोएट्री वाली जो बुक है वो बहुत ज्यादा फेमस है एंड इनका ये जो टर्म है टेंशन, जिसके अंदर ये कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन के बारे में बात करते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एलन टेट वंस मेड अ वेरी यूजफुल डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। द डिस्टिंक्शन रेफर्ड टू, आपके सामने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें से आपको पता लगाना
है कि ये जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, उसके वजह से आपके एलन टेट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आई मस्ट टेल यू बिफोर दिस कि आपकी पोइट्री के अंदर एक होता है स्ट्रक्चर, जो उसकी नरेटिव लाइन या कौन सी उन्होंने नरेटिव टेक्निक यूज की है उसके बारे में बात की जाती है। देन टेक्सचर का मतलब होता है, जैसे हम लोग एक कपड़े का टेक्सचर देखते हैं, मम्मी हम लोग की साड़ी का भी लेने जाती हैं तो वो साड़ी का टेक्सचर या मटेरियल उठा के देखती है, मतलब कि उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, किस कपड़े का बना हुआ है। तो पोएट्री कपड़े का नहीं, लेकिन टेक्सचर का मतलब हुआ कि कौन कौन से आपके स्टाइलिस्टिक फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन से लिटरेरी टेक्निक्स उसके अंदर डले हुए हैं, कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम लोग टेक्सचर बोलते हैं। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक आउट कि स्ट्रक्चर का मतलब हुआ द मेन लाइन ऑफ द नरेटिव, द आर्गुमेंट, कौन सा नरेटिव टेक्निक वगैरह इस्तेमाल किया गया है उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड जहां पे रिटोरिकल्स, स्टाइलिस्टिक एंड मेटाफोरिकल थिंग्स जो होती हैं, जो आपके लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम लोग टेक्सचर बोलते हैं। तो ये है आपके एलन टेट का स्ट्रक्चर वर्सेस टेक्सचर का जो डिस्टिंक्शन है, उसके बारे में इन्होंने अपने वर्क टेंशन इन पोएट्री में बात की है। तो ये क्वेश्चन आसान बहुत है, देखने में बड़ा लगता है, बट अगर आपको स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर की पहचान है, आपने एलन टेट के क्रिटिकल एसे को पढ़ा है, तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अक्टूबर 2022 में पूछा गया आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया, दैट मींस आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का ये जो सेमाइनल वर्क है लिरिकल बैले या फिर प्रीफेस टू लिरिकल बैले, वो अच्छी तरीके से क्लियर है। क्वेश्चन हम लोग से पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिरिकल बैले। हम सब लोग जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिक राइटर के जो मेजर पायोनियर है, उन्होंने लिरिकल बैले को लिखा है अलॉन्ग विथ योर सैमुअल टेलर कोलरिज, एंड दोनों ने मिला के आपके कुछ स्टार्टिंग में 23 वर्क्स को पब्लिश किया था। बोथ दोनों ने ही 19+4 वर्क्स को कंट्रीब्यूट करते हुए लिरिकल बैले को पब्लिश किया था, जो बहुत ही कॉमन स्टाइल में लिखी गई थी। इनसे पहले जो आपकी न्यू क्लासिकल स्टाइल के वर्क्स थे, उनसे थोड़ा हट के इन्होंने पोएटिक डिक्शन को यूज करके इस वर्क को लिखा था। तो कौन सा इन चारों में से स्टेटमेंट है जो लिरिकल बैले के अकॉर्डिंग गलत बैठेगा? अब हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 सेज इट इज अ मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री, जो कि पॉइंट बिल्कुल सही है। मैनिफेस्टो, मैंने वर्ड आपको कई बार समझाया है, का मतलब होता है घोषणा पत्र। मतलब कि जब दो एजेस बदल रहे थे, न्यू क्लासिकल के बाद ये लोग एक टर्न, एक शिफ्ट ले रहे थे, एंड इनको पिछले आपके न्यू क्लासिकल स्टाइल्स एंड उनके जो आर्टिफिशियल यूज ऑफ वर्डिंग्स थे वो नहीं पसंद आ रहे थे, उसको चेंज करने के लिए अ टाइप ऑफ घोषणा पत्र इन लोग ने लिखा, जो कि आपके लिरिकल बैले को माना जाता है। जो रोमांटिक पोएट्री, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही बोल सकते हैं कि नॉन आर्टिफिशियल वे में बहुत ही कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लिखी जाएगी, उसका घोषणा पत्र आपके लिरिकल बैले को माना जाता है। और इसी पर्टिकुलर आपके वर्क के बाद ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद आपकी रोमांटिक पोएट्री का स्टार्ट माना जाता है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही बैठता है। अनदर पॉइंट इज it turns English poetry away from social and intellectual sophistications of the 17th and 18th century poetry। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है कि आप रोमांटिक पोएट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा अरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल या फिर अरिस्टोक्रेटिक सब्जेक्ट्स, अमीर एंड इलाइट एंड सोफिस्टिकेटेड लोगों के बारे में टॉपिक्स पर बात करते हुए नहीं देखेंगे। आप देखेंगे नेचर के बारे में बात हो रही है, क्लाउड्स के बारे में बात हो रही है, पत्तियों के बारे में बात हो रही है, चिड़िया के ऊपर पोएट्री लिखी जा रही है। तो ये आपको एक बहुत ही आर्टिफिशियल एंड सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल एंड उन टॉपिक से बिल्कुल दूर ले जाता है। एंड आपको देखने को मिलेगा जो आपका सोसाइटी एंड इंटेलेक्चुअल सोफिस्टिकेशन था इससे पिछले की एज का, वैसी पोएट्री नहीं लिखी जा रही है, विच इज करेक्ट। पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। It takes poetry out of the confines of reason and intellect to the unravished and unspoiled ब्यूटीज ऑफ नेचर। अब इन कठिन शब्दों को देख के आपको एग्जाम सेंटर में परेशान नहीं हो जाना कि यार ये क्या लिखा है। सीधी सी बात आपको ये पकड़नी है कि क्या आपका लिरिकल बैले आपकी पोएट्री को निकाल देता है फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्ट। आप सभी को पता है कि हमारी जो न्यू क्लासिकल एज है वो इंटेलेक्ट एंड रीजन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है, वेयर जैसे ही आप रोमांटिक एरा में आ जाएंगे ये लोग आपके इमोशन, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो सही बात है, पूरा जो रीजन और इंटेलेक्ट एंड आर्टिफिशियलिटी से निकाल के ये लोग ब्यूटीज ऑफ नेचर के टुवर्ड्स चले जाते हैं। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही बैठ गया। पॉइंट नंबर 4 देखिए, इट इज
वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम। ये पॉइंट सरासर गलत बैठ जाता है, क्योंकि लिरिकल बैले आपका स्पेसिफिकली, एंड आगे जो प्रीफेस टू लिरिकल बैले है उसको लिखने का आपके वर्ड्सवर्थ का मेन एम ही यही था कि ये जो पोएटिक डिक्शन बहुत ही ज्यादा कठिन, एम्बिगुअस, कॉम्प्लेक्स एंड आर्टिफिशियल स्टाइल था, उसको ये ब्रेक करना चाहते थे। ये कॉमन भाषा का, कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल को अपनी पोएट्री में लिखना चाहते थे, ताकि लोग पोएट्री को एंजॉय करें। तो ये लोग बिल्कुल भी पर्टिकुलर नहीं थे कि नहीं इसका ये स्ट्रिक्ट मीटर होना चाहिए, इस आयम्बिक पेंटामीटर में हम लोग लिखेंगे, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऐसा ही फॉलो करेंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके न्यू क्लासिकल एज में फॉलो किए जाते थे। तो पॉइंट नंबर 4 सीधा सीधा आपका गलत हो जाएगा। एंड आई होप इस क्वेश्चन से आपको लिरिकल बैले के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिली होगी। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मेक श्योर यू आर वेल वर्स्ड विद द कंप्लीट वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। December 2021 में you have been asked this very good question from the section of I.A. Richards, who happens to be a very important new literary critic. आपसे पूछा गया है कि which two of the following are works by I.A. Richards। आप सभी को पता होगा कि ये एक बहुत ही important new literary critic हैं। New literary criticism as a theory talks about the autotelic or the autonomous एक्टिविटी ऑफ द टेक्स्ट की टेक्स्ट अपने आप में काफी है, एंड उसको किसी भी ऑथर के या बाहर के रेफरेंस की जरूरत नहीं है टू टेक आउट इट्स मीनिंग। आपके आई.ए. रिचर्ड्स फेमस हैं अपनी बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए, जो 1929 में पब्लिश हुई थी। ये इनका एक एक्सपेरिमेंट भी था ऑन हिज स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू इनको स्टॉक रिस्पॉन्सेस मिले थे, एक ही पोएट्री के कई सारे रिस्पॉन्सेस। देन इनका जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इनके बाकी वर्क्स भी आपसे पूछे गए हैं, जो आपसे कहता है कि आई.ए. रिचर्ड्स एक इतने इंपॉर्टेंट राइटर है कि उनका मेजर वर्क तो आपको करना ही करना है, लेकिन माइनर वर्क्स या इनके अदर वर्क्स की भी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, विच आई हैव टॉट ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो साइंस एंड पोएट्री एंड आपका फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, इनके दो और वर्क हैं जो माइनर नहीं, अच्छे खासे इंपॉर्टेंट वर्क हैं। साइंस एंड पोएट्री के अंदर ये साइंस को पोएट्री से रिलेट करके दिखाते हैं, एंड आपके फिलोसफी ऑफ रिटोरिक्स के अंदर आपकी रिटोरिकल स्किल्स, द यूज ऑफ वर्ड्स का एंड लैंग्वेज एंड मीनिंग मेकिंग में क्या रोल होता है उसके बारे में ये बात करते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा बी एंड सी। मेक श्योर इफ यू आर रीडिंग आई.ए. रिचर्ड्स तो आप उनके और भी बहुत सारे वर्क्स को पढ़ें, उसकी लिस्ट बनाएं, बिकॉज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर जिनसे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अक्टूबर 2022 में पूछा गया है आपसे एक क्वेश्चन विच इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ अरिस्टोटल, विच सेज Who defined Hamartia as a tragic flaw? आप सभी को पता होगा कि हमारे अरिस्टोटल ने लिखा है a very important work, and इनका सेमाइनल वर्क माना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोएटिक्स। इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर इन्होंने बताया है कि what are the main tenets of writing a good drama, a good poetry, and और भी बहुत सारे comparisons इन्होंने इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर किए हैं। तो Hamartia जो वर्ड है वो आपको पोएटिक्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आपके अरिस्टोटल बताने की कोशिश करते हैं द एरर ऑफ जजमेंट। आपके किसी भी पर्टिकुलर जो मेन कैरेक्टर और जो प्रोटैगनिस्ट के अंदर एक ऐसी कमी जो उसके ट्रैजिक फ्लॉ या उसके डाउनफॉल का कारण बन जाती है, उसको हम लोग हमर्शिया कहते हैं। ये तो आपका आंसर हो गया, बट अपने इसी ही पर्टिकुलर वर्क के अंदर इन्होंने काफी सारे और एलिमेंट्स बताए हैं जो आपको जरूर से अपने एग्जाम से पहले पढ़ के जाने चाहिए। हियर दे आर। ही हैज टॉक्ड अबाउट हमर्शिया व्हिच आई टोल्ड यू, एक एरर ऑफ जजमेंट होता है। ह्यूब्रिस आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिसको एक्सेसिव प्राइड एंड ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। अगर आपके प्रोटैगनिस्ट के अंदर होता है तो वो उसके डाउनफॉल का कारण बन जाता है। देन वी हैव एनाग्नोसिस, अचानक से किसी चीज की आपको रिकॉग्निशन या डिस्कवरी, जो आपकी पूरी प्लॉट जो चल रही होती है उसका रुख बिल्कुल बदल देती है, उसको हम लोग एनाग्नोसिस बोलते हैं। कैथारसिस का मतलब होता है पिटी एंड फियर का जो इफेक्ट डालना, जो इमोशंस डालना, उसको इन्होंने कैथारसिस बताया है। वी हैव पेरिपीटिया, वी हैव मिमेसिस, वी हैव पैथोस, वी हैव यूनिटी ऑफ एक्शन। ऑल ऑफ दिस आपको डिटेल में आपके पोएटिक्स के अंदर पढ़ा होना चाहिए, जो मैंने आपको पढ़ाया है। मेक श्योर मैंने आपको ये जो लिस्ट बताई वो आपको पता हो, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। August 2024 में you have been asked a very interesting question which says, which among the following critics stated that the object of study in literary science
इज नॉट लिटरेचर बट लिटरेरीनेस, दैट इज व्हाट मेक्स अ गिवन वर्क अ लिटरेरी वर्क। है तो ये आपका कोटेशन, एंड हम लोग देखने लगे हैं कि आजकल आपके एग्जाम में कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से राइटर ने ये वाली कोटेशन दी है, कौन से वर्क में दी है। तो यहाँ पे भी हम लोग को कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो कोटेशन है वो किसी राइटर के लिए नहीं बोली हुई है, या कोई ऐसी कोटेशन नहीं है जो आप पता ना लगा पाए। ये जो पर्टिकुलर कोटेशन है आपके बहुत ही फेमस रशियन फॉर्मलिस्ट राइटर ने दी है आपके लिटरेचर को लेके। इनके कहने का मतलब है कि एक लिटरेचर के अंदर जो उसका कंटेंट होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क पड़ता है उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। और इन तीनों को ये कहते हैं लिटरेरीनेस ऑफ अ टेक्स्ट, जिससे आप एक टेक्स्ट को दूसरे ऑर्डिनरी टेक्स्ट से अलग कर पाओगे, उसी को ही हम लोग कहते हैं लिटरेरीनेस ऑफ अ टेक्स्ट। तो ये लाइन बोली है आपके रोमन याकोब्सन ने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मलिस्ट प्लस स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर थे, जो आपके वर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे रादर देन द कंटेंट ऑफ द लिटरेचर, कि उसकी मीनिंग में क्या लिखा हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विक्टर स्लोवस्की इज आल्सो वन ऑफ द रशियन फॉर्मुलिस्ट, लेकिन इन्होंने डीफेमिलियराइजेशन नाम के वर्ड के बारे में बात की है, विच इज आल्सो नोन एज ऑस्ट्रानेनी। देन आपके क्लिनेथ ब्रूक्स एंड एलन टेट, ये दोनों न्यू क्रिटिक्स थे। ये लोग आपके कंटेंट एंड फॉर्म दोनों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन रशियन फॉर्मुलिस्ट ऐसे राइटर्स थे जो आपके लिटरेरी डिवाइसेस को ही हीरो मानते थे अपने लिटरेचर का। उनको कंटेंट और मीनिंग मेकिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता था, रादर देन दे फोकस्ड ऑन द वर्ड्स एंड क्या उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज द फिगर्स ऑफ स्पीच एंड ऑल। तो ये जो आपकी एग्जैक्ट कोटेशन है इसको याद रखिएगा। एंड रोमन याकोब्सन इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट राइटर। इनके और भी वर्क्स और भी जो क्वेश्चंस है जरूर से लगाइएगा, बिकॉज इनसे आपको एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नवंबर 2017 में यू हैव बीन आस्क्ड एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां पर कौन से राइटर ने, कौन से क्रिटिक ने किसी के बारे में क्या कहा है, उसकी एग्जैक्ट लाइंस आपसे पूछी जाती हैं। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम द लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ जॉन ड्राइडन in an essay on dramatic poesy. Whom does John Dryden refer to as the most learned and judicious writer which any theater ever had? आपके जो जॉन ड्राइडन है, who is known as the father of liberal criticism, अनलाइक अदर क्रिटिक्स ऑफ हिज एज जो बोलते थे कि नहीं, आपको एंशिएंट क्लासिकल राइटिंग्स को ही फॉलो करना चाहिए, उनकी यूनिटीज को फॉलो करना चाहिए, एंड मॉडर्न राइटर्स तो खराब होते हैं, उनकी राइटिंग में कोई दम नहीं होता है। आपके जॉन ड्राइडन ने इन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल कंपैरिजन बैठाया है बिटवीन बोथ योर एंशिएंट्स एज वेल एज मॉडर्न्स, और ये दोनों की ही बेटरमेंट के बारे में, या फिर दोनों का ही ऐसा कंपैरिजन करते हैं जो दोनों को ही अपनी अपनी जगह पे अच्छा बताता है। इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर इन्होंने आपके बेन जॉनसन एंड शेक्सपियर के भी बारे में काफी सारी बातें बोली हैं एज कंपैरिजन, या फिर बोल सकते हैं इनको जो उनके बारे में बोलना था इन्होंने बोला है। तो इस पर्टिकुलर लाइन को अगर आपने एग्जैक्टली नहीं पढ़ा है, हाउ वुड यू नो? आप एग्जाम में सोचेंगे कि यार मैंने तो पढ़ा था कि शेक्सपियर के भी बारे में इन्होंने इस पर्टिकुलर वर्क में बोला है, देन बेन जॉनसन के भी बारे में बोला है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, इन्होंने स्पेसिफिकली बेन जॉनसन के बारे में बोला है, क्योंकि ये मानते थे कि he is the most learned and judicious writer जो किसी भी थिएटर के पास हो सकता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। शेक्सपियर इज कंसिडर्ड टू बी अ नेचुरल जीनियस। उनके जो प्लेज हैं वो उनकी नेचुरल टैलेंट की वजह से आते हैं, लेकिन बेन जॉनसन इन अवर इंटायर लिटरेचर इज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी लर्नड पर्सन, जिनको आपके एंशिएंट राइटर्स की या एंशिएंट राइटिंग्स की बहुत अच्छी समझ है। ये सारे यूनिटी ऑफ एक्शंस को फॉलो करते हैं और इनके प्लेस बहुत अमेजिंग होते हैं। ही इज नोन एज द मैन ऑफ लेटर्स। बातों को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये अपने वर्क्स में दिखाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है आपके बेन जॉनसन पर फिट बैठा है। इन्होंने शेक्सपियर के लिए भी इसी तरीके से काफी सारे स्टेटमेंट्स पास ऑन किए हैं। मेक श्योर आपको वो भी पता हो। जून 2014 में यू हैव बीन आस्क्ड एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम सोक्रेटिस, जो कि है विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस बाय अरिस्टोफेन्स इज एन अटैक ऑन मॉडर्न एजुकेशन एंड मॉरल्स एज इम्पार्टेड एंड टॉट बाय द रैडिकल इंटेलेक्चुअल्स नोन एज सोफिस्ट। तो जितने बच्चों को ये बात नहीं पता है, मैं बता दूं कि अरिस्टोफेन्स आपके सोक्रेटिस के, द फादर ऑफ द फिलोसफी के एक कंटेम्पररी थे, जो आपके सोक्रेटिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यहां पर आपके अरिस्टोफेन्स ने एक वर्क, एक
प्ले लिखा है अटैक करते हुए सोफिस्ट्स को। सोफिस्ट ये उस टाइम के एंशिएंट ग्रीस में माने जाते थे उन इंटेलेक्चुअल्स को जो अपनी रिटोरिक्स का एंड अपनी आर्गुमेंटेशन को, मतलब आर्ग्यू करने की जो उनकी कैपेबिलिटी थी, शब्दों का इस्तेमाल करके किसी भी चीजों को परसुएट कर लेते थे, लोगों को परसुएट कर लेते थे या फिर उनको सोच में डाल देते थे। हम सब लोग जानते हैं कि सोक्रेटिस ने अपना फेमस सोक्रेटिक डायलॉग का इस्तेमाल करके न जाने कितने ट्रुथ्स को पूरे एंशिएंट ग्रीस में लोगों को फैलाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उनको हेमलॉक पॉइजन तक पीना पड़ा था। तो आपके अरिस्टोफेन्स जो सोक्रेटिस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन्होंने एक प्ले लिखा बाय द नेम ऑफ द क्लाउड्स, जिसके अंदर वो पूरी सोक्रेटिस की थिंकरी के बारे में एक पूरा प्ले बनाते हैं एंड कैरिकेचर की तरह आपके सोक्रेटिस को रखते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से एक इंसान जिसको अपने डेब्ट्स, जो लोन वगैरह उसने लिए हैं, उसको पे करना है, उसको पे करने के बजाय वो सोफिस्ट की, वो आपके सोक्रेटिस की क्लास में चला जाता है, उसकी थिंकरी का पार्ट बन जाता है और फिर वो अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल करके अपने डेब्ट से बचने के लिए क्या क्या करता है। बेसिकली इस वर्क में आप कह सकते हैं कि सोक्रेटिस और उनके तरीके का बहुत मजाक उड़ाया गया है एंड दिस इज अ वेरी लेस नोन फैक्ट अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि सोक्रेटिस को कोई इतना खास पढ़ के नहीं जाता है, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगस्त 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आज आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आप समझ लीजिए ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड हैं, उससे आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाले हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पर आपको मीनिंग्स मैच करने हैं। लैंग, परोल, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ये चारों ही कॉन्सेप्ट्स आपके फर्डिनेंड de Saussure ने दिए हैं, who happens to be an extremely important structural linguist। इनके ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैंग एंड परोल के बारे में। लैंग एक ऐसा टर्म है जो आपके फर्डिनेंड de Saussure ने दिया है अबाउट अ सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी, एंड परोल उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के रूल्स का इस्तेमाल करके जो एक्चुअल स्पीच का आप यूज करते हैं उसको बोलते हैं परोल। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि सपोज आप लोग इंग्लिश भाषा को पढ़ते हैं, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज हम लोग ने सीखी है, तो इंग्लिश के अंदर आने वाले जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विच मस्ट बी शेयर्ड बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसको हम लोग लैंग बोलते हैं। एंड परोल हो गई है आपकी स्पीच जो आप एक्चुअल में यूज करेंगे, लाइक आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश राइट नाउ, सो ये परोल में आ जाएगा। सो लैंग को आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं बाय अ सोशली शेयर्ड लैंग्वेज एंड परोल को आप मैच कर सकते हैं बाय द स्पीच। ठीक है, देन आ जाता है हमारा सिग्निफायर एंड आपका सिग्निफाइड। ठीक है, आई राइट डी ओवर है। सिग्निफायर आपका कोई भी वर्ड या सिंबल हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया PEN पेन, तो आपके दिमाग में अपने आप ही एक ऐसी पेन का जो चित्र है या फिर इमेज है वो घूमने लगेगी। मतलब कि पेन जो वर्ड है यहाँ पे, ये जो मैंने सिंबल बनाया वो इस पर्टिकुलर चीज को एसोसिएट करता है। तो अगर आप यहाँ पे सिग्निफायर देख रहे हैं तो आप बोलेंगे कि वर्ड जो एक्चुअल वर्ड होता है एंड जो सिग्निफाइड होता है वो उससे क्या मीनिंग डिनोट कर रहा है, क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे उसका मीनिंग कन्वेड। जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ड ही हो, आपका कोई सिंबल भी बना हुआ हो सकता है। अगर मैं कुछ ऐसा सिंबल आपके सामने बना दूं, आई एम ट्राइंग टू मेक अ सिंबल, वो जो डेंजर वाला वोल्टेज वाला नहीं बना होता है, तो आपको एक मीनिंग कन्वे हो जाएगा। जहां पे भी आप ये भूत वाला सिंबल, स्केलेटन वाला देख लोगे कि भैया यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे चिपक जाओगे तो जान जा सकती है। तो एक सिंबल भी जो मीनिंग कन्वे करता है वो आपका सिग्निफाइड होता है एंड दिस इज व्हाट योर दीज 4 ऑप्शंस आर ट्राइंग टू से। आपका यहाँ पे जो आंसर है वो ये है, मैंने ऑलरेडी मैच कर लिया है, यू कैन सी, एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। जून 2023 में आपसे पूछा गया है एक assertion and reason question which covers the literary criticism of both Plato and Aristotle। ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं बिकॉज इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों के ही काफी सारे व्यूज क्लियर हो जाएंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 says, unlike Plato, Aristotle considers that poetry at its best requires great skill
and also differentiates between good and bad poetry on clear and systematic aesthetic grounds। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है जहां पर बोला गया है कि अनलाइक प्लेटो, अरिस्टोटल पोएट्री को कंसिडर करते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी स्किल होती है एंड इसको लिखने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, जो कि इन्होंने अपने वर्क में पोएटिक्स में भी बताया है। एंड नॉट ओनली दैट, आपके जो अरिस्टोटल है वो बताते हैं कि गुड एंड बैड पोएट्री क्या होती है या फिर किस तरीके से आप गुड एंड बैड पोएट्री को लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर वे में इन्होंने अपनी पोएटिक्स में बताया है। वी ऑल नो कि आपके जो प्लेटो है वो पोएट्री को या फिर आर्ट को ट्वाइस या थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी बोलते थे एंड उसको बोलते थे कि ये मिसलीड करती है हमारी ऑडियंस को एंड पीपल को, इमोशंस बेकार के उनके अंदर भर के, एंड बहुत सारी जो करेजियस फीलिंग्स होती है अ मेल हाउ अ पर्सन शुड बी, उससे दूर लेकर जाती है हमारी यूथ को। काफी सारे एलिगेशंस लगाए थे हमारे प्लेटो ने पोएट्री के ऊपर, जिससे हम लोग को साफ साफ पता है कि प्लेटो डिड नॉट लाइक पोएट्री। अरिस्टोटल जो कि उनके ही स्टूडेंट थे, उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, उल्टा ये बात करते थे कि हाउ पोएट्री इज सो गुड कि वो एक इंसान को वर्चुअस या फिर एक अच्छा इंसान बनाने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकती है थ्रू पोएट्री। एंड पोएट्री के ही बारे में ये काफी सारे ग्राउंड वर्क को ले करते हैं अपनी पोएटिक्स के अंदर। ये बताते हैं कि गुड एंड बैड पोएट्री क्या होती है एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स जिनको यूज करके आप अपनी पोएट्री या फिर अपने वर्क को और भी ग्रेट बना सकते हैं। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल भी सही बैठेगा। Statement number 2, Aristotle accepts Plato's insight that emotions are important to poetry but rejects Plato's distrust of the emotions। यहां पर जो स्टेटमेंट है वो आपसे बोलता है कि अरिस्टोटल एक्सेप्ट करते हैं प्लेटो के इस इंसाइट को दैट इमोशंस आर इंपॉर्टेंट टू पोएट्री, की पोएट्री के अंदर इमोशंस तो होते ही हैं। हम और आप जब गाने सुनते हैं तो हर एक गाने के अंदर अपना अपना कोई भी इमोशन या फील होता है जो हम लोग को उस पर्टिकुलर इमोशन में बिल्कुल बहा देता है या फिर हम लोग उस पर्टिकुलर इमोशन को फील करते हैं। तो पोएट्री में सॉन्ग के अंदर आपके इमोशंस तो होते हैं और इस बात को अरिस्टोटल ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करने के साथ साथ इन्होंने आपके प्लेटो के इस पॉइंट को रिजेक्ट किया है कि भाई जो इमोशंस होते हैं वो बेकार होते हैं और इमोशंस को होना नहीं चाहिए या फिर इमोशंस हमारी यूथ को करप्ट करते हैं। अरिस्टोटल ने बताया है कि व्हेन यू पुट गुड इमोशंस इन योर पोएट्री, इन योर ड्रामा या जो भी आप लोग वर्क लिख रहे हैं, तो इट एक्ट्स एज अ सेफ आउटलेट ऑफ द इमोशंस ऑफ द ऑडियंसेस, जो कि उसको देखने के बाद आपकी ऑडियंस फील करती है। तो आप सभी को पता है कि अरिस्टोटल ने अपना पिटी, फियर, कैथारसिस इन सब का इस्तेमाल करके बताया है कि ये कितने ज्यादा इंटेग्रल है टू द डेवलपमेंट ऑफ योर पोएट्री और ड्रामा और एनीथिंग। तो यहां से हम लोग को क्लियर हो जाता है कि बोथ आपके प्लेटो और अरिस्टोटल के क्या व्यूज थे पोएट्री को लेके। एंड योर आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सितंबर 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड एन एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन जो या तो आपको पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा। आई एम होपिंग कि आपको ये जरूर से पता होगा। हु इज द ऑथर ऑफ अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स? ये जो वर्क है आपके वर्ल्ड फेमस फर्डिनेंड दे सशोर का वर्क है या फिर इनका सेमाइनल वर्क है। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्डिनेंड दे सशोर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर हैं। ही इज अ लिंग्विस्ट जिनकी थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उनसे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स इनका सेमाइनल वर्क है जो 1916 में पब्लिश कराया था बाय हिज स्टूडेंट्स। ये वर्क एक पॉस्थ्यूमस कलेक्शन है। आपके फर्डिनेंड दे सशोर ने जो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में जितने भी लेक्चर्स दिए थे उनको कंपाइल किया इनके स्टूडेंट्स ने और इनकी मेजर थ्योरीज ऑफ साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, लैंग एंड परोल एंड और भी न जाने कितनी आपकी लिंग्विस्ट या फिर स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड जितनी थ्योरीज है वो इस पर्टिकुलर वर्क में आपको देखने को मिल जाएगी। इफ यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम, डू नॉट फॉरगेट टू थॉरली प्रिपेयर फर्डिनेंड दे सशोर और उनका ये जो वर्क है वो आप जरूर से प्रिपेयर करें। इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर कई सारे क्रिटिकल टर्म्स आपके फर्डिनेंड दे सशोर ने कॉइन किए हैं जिनसे घुमा घुमा के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर आपने इस पर्टिकुलर वर्क को थॉरली प्रिपेयर किया हो। October 2022 में you have been asked this question from the section of literary criticism which says ingodiness is a phrase used in connection with neoclassicism by। तो आपका आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। लेट मी टेल यू कि विलियम वर्ड्सवर्थ आप सभी लोग जानते हैं कि 18 to 19 सेंचुरी के बीच में आते हैं एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल विदाउट एनी एक्सेसिव
ऑर्नामेंटेशन और आर्टिफिशियलिटी ऑफ द वर्ड्स। लेकिन इनके ही कंपैरिजन में इनसे पहले जो एज आती है दैट इज रोमांटिसिज्म से पहले वाज नियो क्लासिसिज्म व्हिच यूज्ड टू टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल, बात नहीं करते थे लेकिन उनका जो स्टाइल था वो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल एंड बहुत ही ज्यादा आपके क्लासिकल रूल्स को फॉलो करने वाला, यूनिटीज के ऊपर बात करने वाला, मतलब दे यूज्ड टू फॉलो सम सेट स्टैंडर्ड्स। आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जितने भी न्यू क्लासिकल्स थे उनके वर्क में या उनकी राइटिंग्स में इनको इन गॉडनेस, मतलब कि बहुत ही फालतू का एक्सेस ऑर्नामेंटेशन, कभी कभी हम लोग किसी किसी को देखते हैं ना कि शादी में एक्सेस ज्वेलरी उन्होंने पहन रखी है, बिल्कुल चटक मटक रंग एंड चटक मटक बिल्कुल कलर्स पहन के रखे हैं जो कि प्लेजेंट ना दिख के अनप्लेजेंट दिखने लग रहा है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ का ये मानना था कि न्यू क्लासिकल राइटर्स वर यूजिंग एक्सट्रीमली आर्टिफिशियल लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ज्यादा कठिन होता था एंड अपनी समझ का, सोफिस्टिकेशन का दिखावा करने के लिए वो लोग ऐसे कठिन शब्दों का यूज किया करते थे जिसकी वजह से लिटरेचर एक कॉमन पर्सन से काफी दूर हो जाता था। सो इनगॉर्डिनेस इज अ वर्ड, इज अ फ्रेज यूज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज क्रिटिकल वर्क प्रीफेस टू लिरिकल बैले फॉर योर न्यू क्लासिसिज्म, क्योंकि ये रोमांटिक एरा को बिलोंग करते हैं। जितने भी आप लोग रोमांटिक राइटर्स को देखेंगे तो ये लोग बहुत ही नॉर्मल पोएटिक डिक्शन एंड स्टाइलिस्टिक एक्सेसेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और बहुत ही कॉमन भाषा में लिखना प्रेफर करते थे। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। So June 2023 में you have been asked this question from Thomas Love Peacock, authored the essay Dash। सीधा साधा क्वेश्चन है आपके सामने, या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा, बिकॉज थॉमस लव पिकॉक इज वन सच ब्रिटिश राइटर या फिर क्रिटिक भी बोल सकते हैं आप इनको, जिनको काफी सारे बच्चे नहीं जानते हैं, बट यू मस्ट नो अबाउट हिम बिकॉज इनके इसी पर्टिकुलर एसे को लिखने के बाद, दैट इज 4 एजेस ऑफ पोएट्री, आपके पीबी शेली को डिफेंसिव फील हुआ था एंड उन्होंने फिर अपना डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा। बिल्कुल ठीक वैसा हाल है जैसा आपके स्टीफन गोसॉन एंड आपके फिलिप सिडनी के साथ हुआ था। तो ये जो 4 एजेस ऑफ पोएट्री है, इसके अंदर बात करते हैं आपके थॉमस लव पिकॉक अबाउट पोएट्री कि जैसे जैसे हमारी जो सोसाइटीज है, हमारी जो जनरेशन है, जैसे आगे बढ़ती जा रही हैं, एजेस आगे काफी ज्यादा डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे पोएट्री का हाल बुरा होता जा रहा है। 4 एजेस के थ्रू ये बताने की कोशिश करते हैं कि कब हमारी पोएट्री बिल्कुल अच्छी थी, पीक पे थी, एंड कब अब इसका हाल बिल्कुल बुरा हो गया। तो द 4 एजेस जिसके बारे में बात की गई है एंड आपके एग्जाम में इससे और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस आयरन एज, गोल्डन एज, सिल्वर एज एंड ब्रास एज। मेक श्योर इन छोटे छोटे एसेज को आप इग्नोर ना किया करें बिकॉज इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं एंड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन के बाद आप जरूर से इसको पढ़ के पूरा सा अपना पक्का कर लीजिएगा बिकॉज इससे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। July 2016 में you have been asked this question from the literary criticism of John Dryden, which says, in an essay on dramatic poesy, to whom does Dryden refer to with the phrase he needed not the spectacles of books to read nature? हमारे John Dryden, who is known as the father of liberal criticism, comparative criticism, historic criticism, उन्होंने अपने seminal work and essay on dramatic poesy के अंदर both Ben Jonson and William Shakespeare के ऊपर काफी सारे अच्छे अच्छे quotations and lines बोली हैं जो उनके अकॉर्डिंग वो सोचते थे बेन जॉनसन एंड शेक्सपियर के बारे में। तो बेन जॉनसन के बारे में उन्होंने कहा था ही इज कंसिडर्ड द मोस्ट लर्नड पर्सन दैट एनी थिएटर वुड हैव, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने काफी एंशिएंट बुक्स को पढ़ा था एंड यूनिटीज को वो फॉलो करते थे। आपके विलियम शेक्सपियर को कंसिडर किया जाता है एज द नेचुरल जीनियस, जिनको जरूरत नहीं थी किसी भी पर्टिकुलर बुक को पढ़ने की या फिर उनको इमिटेट करने की। उन्होंने लाइफ को इतनी अच्छी तरीके से, ह्यूमन नेचर को इतनी अच्छी तरीके से समझा था एंड उसी को ही अपने वर्क्स में दिखाया था कि कहा जाता है कि ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर, कि नेचर को समझने के लिए उनको ग्रेट एंशिएंट मास्टर्स की बुक्स या फिर उनके इमिटेशन स्टाइल पे लिखने की नीड नहीं थी। उन्होंने लाइफ को इमिटेट कर लिया एंड दैट वाज मोर देन इनफ। तो ये लाइंस उन्होंने बोली है विलियम शेक्सपियर के ऊपर, क्योंकि आपके एग्जाम में कौन से क्रिटिक ने कौन से क्रिटिक या राइटर के ऊपर क्या क्या बोला हुआ है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर आप इसको अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिखें। बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर एंड और भी बहुत सारे राइटर्स के बारे में अक्सर क्रिटिसिज्म के अंदर राइटर्स बोलते हैं, तो मेक श्योर आपने उनको पढ़ के रखा हो। December 2012 में you have been asked this question which says which of the following
plays gained notoriety for its caricature of the philosopher Socrates। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि कौन सा ऐसा प्ले है जो सोक्रेटिस का एक कैरिकेचर बनाने के लिए फेमस हो गया था या कंट्रोवर्शियल हो गया था। सोक्रेटिस जिनको हम लोग जानते हैं एज द फादर ऑफ फिलोसफी, इनका जो सोक्रेटिक डायलॉग रहा है वो आगे आने वाले बहुत सारे आपके फिलोसफर्स, महान फिलोसफर्स जैसे प्लेटो ने इस्तेमाल किया है अपने मैक्सिमम ऑफ द वर्क्स में। कौन सा ऐसा प्ले है जिसके अंदर सोक्रेटिस को एक कैरिकेचर के रूप में दिखाया गया है, इनको कॉमेडी के रूप में या फिर इनका मजाक उड़ाते हुए दिखाया गया है। सो द नेम ऑफ द प्ले इज द क्लाउड्स, जो कि लिखा था अरिस्टोफेन्स नाम के पर्सन ने, जो आपके सोक्रेटिस के कंटेम्पररी थे। जैसे हम लोग लिटरेचर में पढ़ते हैं कि बेन जॉनसन एंड शेक्सपियर वर कंटेम्पररीज, उसी तरीके से अरिस्टोफेन्स नाम का पर्सन वाज द कंटेम्पररी ऑफ सोक्रेटिस, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था सोक्रेटिस के इंटेलेक्चुअल या सोक्रेटिक डायलॉग को, the use of rhetorical skills, the play on the words and winning over any argument over your persuading skills। तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे उन सारे सोफिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पर्संस ऑफ द एंशिएंट ग्रीस, और उनका मजाक उड़ाने के लिए इन्होंने इस वर्क को लिखा हुआ है द क्लाउड्स। मेक श्योर कि आप सोक्रेटिस को पढ़ रहे हो तो आप अरिस्टोफेन्स की द क्लाउड्स को थोड़ा सा सर्च करके और पढ़ें, बिकॉज इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं। डोंट इग्नोर देम थिंकिंग कि इससे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप दिस question is clear to you। So I hope today's session was extremely fruitful one for you, because यहाँ पर आपने लगाए miscellaneous questions from two most important sections, that is criticism and theory। अगर आप इनके courses को avail करना चाहें तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करें, जहां पर आप और भी बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो with detailed explanations of many more questions। Make sure आप questions जरूर से लगाते रहें, complement करें अपनी study को with the practice of the questions। आप section wise questions लगाना चाहें तो भी वो available है, आप miscellaneous year wise questions लगाना चाहें वो भी आपके लिए अवेलेबल है। मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी, दैट इज माय टेलीग्राम एंड माय व्हाट्सएप चैनल, जहां पर आपको हर तरीके के लिंक्स, नोटिफिकेशंस या किसी भी तरीके की नोटिस, अपडेट एंड फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज वगैरह यहां पर आपको मिल जाती है। तो मेक श्योर आप मेरे से और थोड़ा सा कनेक्टेड रहें। डू लेट मी नो योर फीडबैक अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो कि ये आपको कैसा लगा, कितना कॉन्फिडेंट आपको बूस्ट मिला है इस वीडियो को देखने के बाद। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन yet another video। Up till then, bye and take care।